बुक शेल्फ टॉक में आपका स्वागत है। कभी कभी हमारा दिमाग हमारे साथ अजीब खेल खेलता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे आप किसी बहुत जरूरी मीटिंग में हो और अचानक आपके क्लाइंट का नाम जहन से एकदम गायब हो जाए, या आप चाबियां हाथ में लेकर ही उन्हें पूरे घर में ढूंढ रही हो। हम अक्सर इन बातों को थकान या भूलने की आदत कहकर टाल देते हैं। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ गलतियां ना हो? क्या हो अगर ये हमारे दिमाग के किसी छिपे हुए हिस्से से भेजे गए सीक्रेट मैसेजेस हो? आज हम एक तरह से जासूस की तरह अपने ही मन की गलियों में उतरने वाले हैं। और हमारा नक्शा है सिगमंड फ्रॉइड की किताब साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। बिल्कुल। ये किताब कहती है कि हमारी ये मामूली सी भूल चूक, जुबान का फिसलना और हमारे सपने असल में हमारे अनकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन की खिड़कियां हैं। और यही आज की हमारी पड़ताल का मकसद है। फ्रॉइड के इन विचारों को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, ये खुद को बेहतर तरीके से जानने की एक यात्रा है। ये हमें सिखाता है कि हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर, ये सब कैसे हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को एक शक्ल देते हैं। और एक बार जब हम इन कनेक्शंस को समझने लगते हैं तो हम अपने जीवन को ज्यादा जागरूकता से जी सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये अवचेतन मन आखिर है क्या? क्या ये हमारे दिमाग में कोई छिपा हुआ कमरा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक आइसबर्ग होता है, एक हिमखंड। अच्छा। हमें पानी के ऊपर उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। हाँ। ये हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं। ठीक है। लेकिन उस आइसबर्ग का लगभग 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। बहुत बड़ा हिस्सा। हाँ, और यही विशाल छिपा हुआ हिस्सा हमारा अवचेतन मन है। इसमें हमारी वो सारी यादें, भावनाएं, डर और इच्छाएं दबी होती हैं जिन्हें हमारा चेतन मन शायद स्वीकार नहीं कर पाता। ये वो सारी बातें हैं जिन्हें हम जानबूझकर या अनजाने में भूलना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया को फ्रॉइड दमन या रिप्रेशन कहते हैं। रिप्रेशन? ये हमारे मन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा कवच जैसा। अच्छा। जब कोई याद या भावना बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है तो हमारा मन उसे अवचेतन की गहराइयों में धकेल देता है ताकि हम रोजमर्रा की जिंदगी जी सकें। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दबी हुई भावनाएं मरती नहीं है। अच्छा। वो बस इंतजार करती हैं और फिर सही मौका देखकर बाहर आने की कोशिश करती हैं। और ये मौके हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही मिलते हैं, उन छोटी छोटी गलतियों के रूप में जिनका जिक्र हम शुरू में कर रही थी। बिल्कुल। फ्रॉइड ने इन्हें खास नाम दिया है ना, पैराप्रैक्सिस, जिसे हम सब फ्रॉइडियन स्लिप के नाम से जानते हैं। सही पकड़ा। पैराप्रैक्सिस वो गलतियां हैं जो लगती तो गलती हैं पर होती नहीं। वो हमारे अवचेतन मन के इरादे होती हैं जो चेतन मन के पहरे से बचकर बाहर निकल आती हैं। अरे, मुझे याद आया, एक बार मैंने अपने एक दोस्त को जो अपनी जॉब से बहुत परेशान था फोन किया और मैंने कैसा है पूछने की जगह गलती से पूछ लिया, क्या तुमने इस्तीफा दे दिया? उस वक्त हम दोनों हंसे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद मैं वही सुनना चाहती थी जो मैंने कह दिया। क्या ये एक क्लासिक फ्रॉइडियन स्लिप है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है, जबान का फिसलना, स्लिप ऑफ द टंग। इसका सबसे आम रूप है। फ्रॉइड के मुताबिक ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। ये उस दबी हुई इच्छा या विचार का सबूत है जो आपके मन में कहीं चल रहा था। इसी तरह किसी का नाम भूल जाना हो सकता है उस व्यक्ति से जुड़ी कोई नकारात्मक भावना आपके अंदर दबी हो। एक मिनट, क्या कभी कभी कोई गलती सिर्फ एक गलती नहीं हो सकती? अगर मैं थकी हुई हूँ और किसी को गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट कह दूं, तो क्या जरूरी है कि इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण हो? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये फ्राइड की थ्योरी की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक रहा है। देखिए, फ्राइड का नजरिया ये था कि थकान या तनाव ये सिर्फ हमारे चेतन मन के गार्ड को कमजोर करते हैं। अच्छा। जिससे अवचेतन के विचारों को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी हर छोटी सी गलती का पोस्टमार्टम करना है। तो फिर कुंजी पैटर्न में है। अगर आप बार बार एक ही व्यक्ति का नाम भूलते हैं या बार बार एक अपॉइंटमेंट मिस करते हैं या कोई खास चीज बार बार खो देते हैं, तो ये एक संकेत है।
ये आपका अवचेतन मन है जो आपका ध्यान किसी अनसुलझे मुद्दे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो ये पैटर्न को पहचानने के बारे में है, ये समझ में आता है। तो गलतियों के अलावा जब हमारे चेतन मन का गार्ड सबसे ज्यादा कमजोर होता है, यानी जब हम सो रहे होते हैं, तब क्या होता है? मुझे लगता है यहीं पर सपनों की बात आती है। बिल्कुल, फ्राइड का तो मानना ही था कि सपने अवचेतन मन तक जाने वाली शाही सड़क हैं। शाही सड़क? हाँ, जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन जो दिन भर लॉजिक और सामाजिक नियमों का पहरा देता है वो आराम कर रहा होता है, और तभी हमारे अवचेतन मन में दबी इच्छाएं, डर और संघर्ष बाहर आते हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीब और सांकेतिक भाषा में। सांकेतिक भाषा से आपका क्या मतलब है? मतलब सपने सीधे सीधे अपनी बात नहीं कहते, वो प्रतीकों का, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई अपने बॉस से गुस्सा है तो हो सकता है सपने में वो किसी भालू से लड़ रहा हो, या भालू उसके बॉस का प्रतीक है, या जैसे सपने में उड़ना आजादी की इच्छा का प्रतीक हो सकता है, और पानी में डूबना भी है। या सपनों का विश्लेषण बस अंदाजा लगाने जैसा है, जैसे कोई चाय की पत्तियों को पढ़कर भविष्य बताता है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, आज की न्यूरोसाइंस सपनों को ब्रेन की एक्टिविटी के तौर पर देखती है, लेकिन फ्रॉइड का योगदान मैकेनिक्स पर नहीं, मतलब मन पर था। आज भी कई तरह की थेरेपी में सपनों का विश्लेषण एक बहुत शक्तिशाली टूल माना जाता है। अच्छा? जरूरी नहीं कि हर प्रतीक का एक यूनिवर्सल मतलब हो। जरूरी यह है कि सपने देखने वाले के लिए उस प्रतीक का क्या मतलब है। सपनों पर बात करके हम अपने उन डरों और इच्छाओं तक पहुंच सकते हैं जिनके बारे में हम जागते हुए बात करने में भी डरते हैं। ये आत्मखोज का एक जरिया है। और इसका फायदा भी हो सकता है? जैसे अगर किसी को बार बार कोई डरावना सपना आ रहा है तो उसे सिर्फ एक बुरा सपना कहकर भूल जाने के बजाय उसका विश्लेषण करके शायद वो अपने किसी छिपे हुए डर की जड़ तक पहुंच सकता है। कलाकृतियां और कहानियां सपनों से प्रेरित हुई हैं। सही बात है। तो सपने सिर्फ रात की उलझने नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन के अनमोल तोहफे भी हो सकते हैं। तो हमारे अवचेतन मन के संदेश हमारी गलतियों और सपनों के जरिए बाहर आते हैं। क्या कोई और भी तरीका है? क्या हमारी आदतें भी कुछ कहती हैं? जैसे मैं जब नर्वस होती हूँ तो अपने पेन को क्लिक क्लिक करने लगती हूँ। मुझे लगता था ये बस एक बुरी आदत है। फ्राइड के अनुसार ये सिर्फ आदत नहीं है, ये सांकेतिक व्यवहार है। सांकेतिक व्यवहार? सिंबॉलिक बिहेवियर। आपकी वो बेचैनी जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हैं, वो उस पेन की क्लिक क्लिक की आवाज में बाहर आ रही है। अच्छा। इसी तरह किसी का बार बार अपनी अंगूठी घुमाना आत्मविश्वास की कमी का संकेत हो सकता है। तनाव में कागज फाड़ना, ये सब हमारी दबी हुई ऊर्जा के निकलने के रास्ते हैं। और आज के दौर में तो इसके नए उदाहरण भी हैं, जैसे हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करना। हम इसे फोमो कहते हैं, पर फ्रॉइड के नजरिए से देखें तो ये क्या हो सकता है? अगर हम फ्रॉइड के लेंस से देखें तो ये बाहरी दुनिया से लगातार, क्या कहते हैं, वैलिडेशन की तलाश हो सकती है। वैलिडेशन? ताकि हम अपनी अंदरूनी असुरक्षा या अकेलेपन को शांत कर सकें। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक एक छोटा सा सबूत है कि हाँ, मैं मौजूद हूं, लोग मुझे देख रहे हैं। सही है। ये छोटे छोटे एक्शन हमारे अवचेतन के भेजे हुए SOS सिग्नल की तरह हैं। ये सोचना भी थोड़ा परेशान करने वाला है कि हमारी इतनी सारी छोटी छोटी आदतें किसी बड़े संघर्ष का संकेत हो सकती हैं। तो फिर तब क्या होता है जब संघर्ष छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और गहरा हो, जब मन के अंदर ही एक जंग चल रही हो? जब ये संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मन उसे दबाने की कोशिश में नाकाम होने लगता है, उस स्थिति को फ्रॉइड ने न्यूरोसिस कहा। न्यूरोसिस? ये तब होता है जब आपके भीतर 2 विपरीत इच्छाएं या विचार टकराते हैं। जैसे एक हिस्सा आजाद रहना चाहता है और दूसरा हिस्सा एक सुरक्षित रिश्ते में बंधना चाहता है। इस टकराव से जो चिंता पैदा होती है, जब मन उसे दबाता है तो वो न्यूरोसिस का रूप ले लेता है। जैसे कोई इंसान जो अपने माता पिता के दबाव में डॉक्टर बन गया, लेकिन उसका दिल हमेशा से एक म्यूजिशियन बनने का था। क्या इस तरह का संघर्ष न्यूरोसिस को जन्म दे सकता है? ये एक परफेक्ट उदाहरण है। वो व्यक्ति बाहर से एक सफल डॉक्टर दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी दबी हुई इच्छा के बोझ तले घुट रहा होगा। और इस दमन के नतीजे बहुत अलग अलग तरीकों से सामने आ सकते हैं। लगातार चिंता और घबराहट महसूस करना, बिना किसी वजह के उदास रहना, और यहाँ तक कि शारीरिक लक्षण भी, जैसे सिरदर्द। हाँ, जैसे लगातार सिरदर्द या पेट की समस्याएं जिनका कोई मेडिकल कारण नहीं मिलता। ये सब शरीर के तरीके हैं ये बताने के कि मन में कुछ ठीक नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? अगर भागना और दबाना ही समस्या है तो रास्ता क्या है? फ्राइड के अनुसार समाधान एक ही है, भागना नहीं, सामना करना। सामना करना? अपनी दबी हुई भावनाओं, यादों और इच्छाओं का सामना करना, उन्हें स्वीकार करना, बिना खुद को सही या गलत ठहराए।
और फिर उन्हें व्यक्त करना, कैसे? चाहे किसी थेरेपिस्ट से बात करके या डायरी में लिखकर या कला के जरिए। जब हम अपने अतीत के दर्द और डर को स्वीकार कर लेते हैं तो वो हम पर अपनी पकड़ खो देते हैं। वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत का हिस्सा बन जाते हैं। आपने जिस अंदरूनी संघर्ष की बात की, डॉक्टर बनाम म्यूजिशियन, ये सिर्फ एक इंसान के अंदर का संघर्ष तो नहीं है ना? नहीं, ये असल में एक व्यक्ति और पूरे समाज की उम्मीदों के बीच का संघर्ष है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारे अंदर एक और संघर्ष हमेशा चलता रहता है, हमारी मौलिक इच्छाओं और समाज के नियमों और अपेक्षाओं के बीच। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। ये सारे नियम हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और हमारी असली इच्छाओं पर एक पहरा बिठा देते हैं। और फिर हम वो करने लगते हैं जो हमें करना चाहिए, ना कि वो जो हम असल में करना चाहते हैं। और यही दमन हमें धीरे धीरे खुद से दूर कर देता है। हम एक मुखौटा पहनकर जीने लगते हैं जो समाज को तो पसंद आता है, लेकिन जिसके पीछे हमारा असली स्व घुट रहा होता है। सही बात है। हम अपनी रचनात्मकता, अपने जुनून को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं क्योंकि वो समाज के व्यावहारिक और सुरक्षित पैमानों पर खरे नहीं उतरते। तो फिर संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या हमें समाज से विद्रोह कर देना चाहिए या अपनी इच्छाओं को भूल जाना चाहिए? संतुलन का रास्ता आत्म जागरूकता से होकर जाता है। ये समझना कि कौन सी आवाज आपकी अपनी है और कौन सी आवाज समाज या परिवार की है जिसे आपने अपना मान लिया है। अपनी पहचान के प्रति ईमानदार रहते हुए भी समाज के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है, लेकिन इसकी पहली शर्त है अपने मन की सच्चाई को सुनना और उसका सम्मान करना। तो आज सिगमंड फ्रॉइड की साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पर इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि हमारी छोटी छोटी गलतियां, सपने और आदतें बेवजह नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे अवचेतन मन से आने वाले सार्थक संदेश हैं। ये किताब असल में हमें हमारे ही मन को पढ़ने के लिए एक डिकोडर रिंग देती है। हाँ, और फ्रॉइड के ये सिद्धांत सिर्फ दिलचस्प थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है। ये हमें खुद को, अपने रिश्तों को और अपनी प्रेरणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। सही है। अगली बार जब कोई चाबी रखकर भूल जाए या किसी पर बेवजह गुस्सा आए या कोई अजीब सपना दिखे तो सिर्फ झुंझुलाकर उसे नजरअंदाज न करें। एक पल रुकें और खुद से पूछें, मेरा कौन सा हिस्सा मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है? ये एक छोटा सा सवाल आत्म सुधार की दिशा में पहला कदम हो सकता है। और हमेशा की तरह हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे, जिस पर आप सोच सकते हैं, अगर हमारी छोटी छोटी आदतें और गलतियां हमारे गहरे विचारों का आईना है, तो आज का हमारा कौन सा व्यवहार हमें हमारे उस हिस्से के बारे में बता रहा है जिसे हम अब तक अनदेखा करते आए हैं। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप अपने बारे में कुछ नया सोचकर यहाँ से जा रहे होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। अगर ये चर्चा किसी के काम आ सकती है तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल बुकशेल्फ टॉक को सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रेरणादायक किताबों की बातें आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।